हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू। लेकिन उससे पहले मैंने मॉर्निंग में जो वीडियो डाला था, मैंने बुक थ्योरी आपको सुबह में कराया था। अभी हम थोड़ा सा उसका एक समरी देखने वाले हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू पे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं उन्हें हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मिश्रण का क्या अर्थ होता है? मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थों को कहा जाता है। शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु और बालू, नमक आदि का मिश्रण। समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। किसी पदार्थ के अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, चीनी, ये सभी के सभी खुद एक शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, तत्व। तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक या फिर रासायनिक प्रक्रम के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाते हैं। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी, ये सभी के सभी तत्व होते हैं। यौगिक की बात करें तो दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से बने एक निश्चित अनुपात में, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल, नमक, चीनी, अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि सभी के सभी यौगिक है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण क्या है। ध्यान दीजिए कि वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सके, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल का घोल, चीनी और जल का घोल, इस तरह से देखेंगे। ठीक है। विषमांगी मिश्रण की बात करें तो वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इनके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। यानी मिश्रण में आप देखेंगे तो दो अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी, वो विषमांगी होगा। अगर उनके कणों को हम पहचान नहीं सकते हैं कि वो किस चीज़ का घोल है, तब हम उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण विलयन माना जाता है। ठीक है। विलयन पदार्थ के 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, मिश्र धातु, द्रव, नींबू पानी, गैस, और बात करें तो ये वायु हो जाएगा। यानी ठोस में मिश्र धातु के रूप में, द्रव में नींबू पानी आप समझ सकते हैं, गैस मतलब वायु हो गया, ये मिश्रण हो गया। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इनके कणों को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। जैसे नींबू, चीनी, पानी में एक ही स्वाद होते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है। तो देखिए दोनों चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए कि इनके संघटकों की बनावट समान होती है। समांगी मिश्रण में समान होता है, इनकी बनावट भौतिक दृष्टि से अलग अलग होती है। इनके विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं, जबकि इनके विभिन्न अवयवों के बीच पृथक्करण सीमाएं होती है। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। तो समांगी और विषमांगी आप आसानी से समझ गए। अब हम बात करते हैं विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले विलयन देखते हैं। तो विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। इनके कणों में समांगिता होती है। इनके कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से नहीं देखा जा सकता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है और ये स्थायी होते हैं। ये हो गया विलयन का। अब बात करते हैं निलंबन। निलंबन में देखिए क्या है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इनके कणों में समांगिता नहीं होता है। इनके कण बड़े होते हैं और आंखों से देखे जा सकते हैं। इनके निलंबन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है और ये अस्थायी होते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कोलाइड में क्या फ़र्क है। कोलाइडन विलयन किसको कहते हैं? तो यह भी एक विषमांगी मिश्रण ही है। ठीक है। देखने में तो इसे समांगी लगता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण ही होता है। इनके कणों में भी समांगिता नहीं होता है। इनका आकार छोटा होने के कारण इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखने में आपको लगेगा कि ये समांगी मिश्रण है, लेकिन होता विषमांगी मिश्रण है। ठीक है। इनके प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। छानने की विधि से इनके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है और ये भी अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे हमने सब कुछ अच्छे से एक बार फिर से समरी कर लिया।
अब हम चलते हैं डायरेक्ट एमसीक्यू पे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली इसी तरह की कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम डायरेक्ट एमसीक्यू को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शंस पे अगर नज़र डालें तो सोडियम कुल एक ही तरह से मिला हुआ बना हुआ है, तो सोडियम शुद्ध पदार्थ है। सावित जल, ये भी मतलब स्रावित जल होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, शुद्ध जल शुद्ध पदार्थ ही हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड भी शुद्ध है, यानी उपरोक्त सभी के सभी शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला और दूसरा पॉइंट पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि टिंचर आयोडीन और अल्कोहल का विलयन होता है, बिल्कुल सही। अगला कह रहा है कि वातयुक्त पेय में कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। सेकंड यानी थर्ड क्वेश्चन है कि यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ऊपर में जब मैं आपको समरी करा रहा था, तो यौगिक में तत्वों का अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है, निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाया जाता है, यानी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं। प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से मिलकर के बने विलयन को हम लोग कोलाइडन विलयन कहते हैं। कोलाइडन विलयन ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोलाइडन विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे इसके संबंध में 4 पॉइंट्स है, चारों को अच्छे से पढ़िए और गेस करिए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट्स, यह विलयन समांगी होता है, क्या ये सही है? तो ध्यान दीजिएगा कि कोलाइडन समांगी मिश्रण नहीं होता है, देखने में लगता है लेकिन समांगी मिश्रण होता नहीं है, तो ये पॉइंट आपका गलत है। कोलाइडन कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, ये बिल्कुल सही है। यह विलयन टिंडल जो प्रभाव है ये दर्शाता है, ये बिल्कुल सही। दूध तथा पानी का मिश्रण कोलाइडल विलयन का उदाहरण है। तो 2, 3, 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, 2, 3, 4 सही है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैल जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब होगा, टिंडल प्रभाव का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि कोलाइडल या फिर कोलाइडल्स का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, वाहनों से निकलने वाला धुआं, शेविंग क्रीम, पनीर, बादल, ये सभी के सभी कोलाइड्स के उदाहरण ही हैं। तो यहाँ पे डी को टिक करेंगे, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया बताइए, कौन सा परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया कौन सा परिवर्तन होता है? तो हमने देखा था जब हमें थ्योरी करा रहा था, तो वहाँ पे बताया था कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया दोनों होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किस विधि से? तो नमक और अमोनियम क्लोराइड को हम लोग प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस प्रक्रिया द्वारा अलग करते हैं? तो पृथककारी कोप द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, पृथककारी कोप द्वारा। 2 अघुलनशील द्रव, यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथककारी कोप के द्वारा 2 अघुलनशील मिश्रण को अलग कर सकते हैं। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है किसके द्वारा? काली स्याही में उपस्थित डाई को किसके द्वारा अलग करते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा अलग करते हैं। 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किस तरह से? घुलनशील तो सरल आसवन के द्वारा अलग कर सकते हैं, सरल आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को चुनें, यानी कौन सा वो धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो धातु के रूप में पारा और अधातु के रूप में ब्रोमीन, यहाँ पे सी हमारा सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक अधातु है? अधातु, तो अधातु के रूप में देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि अधातु विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, लेकिन हमारा ग्रेफाइट जो है वो अपवाद में आता है। यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी,
इस चीज़ को याद रखेंगे। कोलाइड्स के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सही नहीं है। तो कोलाइड के बारे में सही नहीं है, तो ये एक विस्मांगी मिश्रण है, सही है। कण छानने से पृथक नहीं होते हैं, ये भी सही है। और अगला पॉइंट जिसमें है कि प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, ये सही है। कण नंगी आंखें से देखे जा सकते हैं, ये गलत है। कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कितना होता है? कोलाइडी विलयन के कणों का आकार कितना होता है? तो सामान्य विलयन से अधिक होता है, सामान्य विलयन से बड़ा होता है। निलंबन से तो छोटा होता है, लेकिन नॉर्मली विलयन से बड़ा होता है। यहाँ पे सी आंसर बनेगा सही आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस में परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम होते हैं? ध्यान दीजिएगा कि किस में परिक्षिप्त अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस होता है। ध्यान दीजिएगा, ठोस होता है। परिक्षेपण माध्यम किसको कहते हैं? जो ज़्यादा होता है, ठीक है, जो ज़्यादा होता है। यानी ठोस में द्रव जो होता है वो कौन सा है? तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन हमारा बी होगा जेल। जेल जो होता है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है और जबकि प्रक्षिप्त अवस्था द्रव होता है। जो सुबह मैंने आपको एक टेबल कराया था, उस टेबल को याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि वहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था दोनों द्रव हो, कोलाइड्स को क्या कहते हैं? दोनों द्रव होते हैं, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कि हमारा दूध हो गया तो वो हमारा इमल्सन होता है, यानी कि पायस। ऑप्शन ए, ये एकदम वीवीआई प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कहा जाता है। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या फिर यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसे मिश्रण कहा जाता है, मिश्रण, ठीक है। रेत के सूक्ष्म कणों को जल में मिश्रित मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होगा? रेत के सूक्ष्म कण होंगे जो कि जल में अगर हम डालते हैं तो वो तो वैसे भी घुलेंगे नहीं, तो घुलेंगे नहीं तो क्या कहेंगे हम लोग? ये एक प्रकार का किसका उदाहरण होगा? ये निलंबन का उदाहरण हो जाएगा। अच्छे तरीके से दोनों दिख रहे हैं ना, जब दोनों कणों को हम देख पाते हैं, घुलते नहीं हैं और अपनी नंगी आंखों से देख पाते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? निलंबन, ठीक है, निलंबन। नेक्स्ट क्या है कि कोलाइडी विलयन के कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाता है? टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। ऑप्शन बी, ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन में हम जानते हैं जनरली कि उनके मतलब कि नया पदार्थ तो कोई नहीं बनता है। जैसे कि अगर हम देखें तो जल का जमना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। इसमें कोई नया तीसरा पदार्थ नहीं बनता है, राइट। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पुरानी प्रकृति, जो पुराना उनका गुणधर्म होता है, वो चेंज हो जाता है। तो जल का जमना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि रिवर्सिबल होता है। अगर एक बार बनता है तो वापस हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं किसी न किसी विधि से। तो यहाँ पे सही आंसर जल का जमना, ठीक है। सी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन हम देख लिए कि अगर एक बार चेंज हो जाता है तो हम उसे वापस नहीं ला सकते, जैसे कि कोयले का जलना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण माना जाएगा। एक विस्मांगी मिश्रण जिसमें विलय कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? कण घुलते नहीं है, जब घुलेगा नहीं तो हम उसे नंगी आंखों से देख पाएंगे, और नंगी आंखों से देख पा रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? विलयन में तो पूरी तरह से घुल जाता है, लेकिन निलंबन में क्या होता है कि हम उस कण को देख पाते हैं। लेकिन अगर वही कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड्स में कण घुल जाते हैं लेकिन पूरी तरह से घुलते नहीं, लेकिन हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? निलंबन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ए सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं? तो वही बात हो गया टिंडल प्रभाव, ऑप्शन बी, ठीक है, टिंडल प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चंस फिर से ये रिपीट हो गया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सामान्य तापक्रम पर गैसीय अवस्था में उपलब्ध तत्वों की संख्या क्या है? हमने सुबह में बताया था आपको कि लगभग अब तक 100 से ज़्यादा तत्व ज्ञात हो चुके हैं, ठीक है। तत्वों की खोज लगभग 118 हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन जनरली 100 से 18 मान के चलिए। तो जिसमें 92 हमारा क्या है?
प्राकृतिक रूप से, और बाकी जो शेष हैं वो मानव निर्मित है। इसमें से 11 तत्व गैसीय फॉर्म में उपलब्ध है, गैसीय अवस्था में 11 है, और 2 ऐसे तत्व हैं जो कि कमरे के तापमान पर, एक तो धातु में द्रव अवस्था में रहता है पारा, और दूसरा अधातु रहता है द्रव अवस्था में, जिसमें ब्रोमीन हम जानते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जो कि इस टॉपिक से यानी इस चैप्टर से हमने इतने सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बना सका, और उम्मीद है कि अगर आप सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सुबह में बताया क्लियर होगा, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप बताइए कि नमक और पानी का जो घोल है, नमक और पानी का जो हमारा नींबू पानी का घोल है, उसमें विलय और विलायक कौन कौन से हैं? विलय और विलायक किसको किसको कहेंगे? कौन विलय है, कौन विलायक है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए इसी तरह की अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।